अरे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि हम पिछली परीक्षाओं को देखें तो पिछली परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न दिखाई पड़े हैं और इस कारण से यह टॉपिक जो है आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एक सामान्य जानकारी के दृष्टिकोण से भी ये आपका टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस टॉपिक का नाम है उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। मतलब कि उत्तर प्रदेश में किस किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत सारी प्रकार की स्थलाकृतियों की हम लोग चर्चा करेंगे। यदि उत्तर प्रदेश राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारतवर्ष के क्षेत्रफल का 7.33% है। और इस भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की भौगोलिक स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर जो हम भौगोलिक स्थलाकृति शब्द का उपयोग कर रहे हैं, इसका तात्पर्य ये होगा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक क्षेत्र पाए जाएंगे उन्हें हम लोग भौगोलिक स्थलाकृति कहते हैं। कहीं पर पर्वत होगा, कहीं पर कंकरीला मैदान होगा, कहीं पर आपका तराई क्षेत्र होगा, दलदली क्षेत्र होगा, कहीं मैदानी क्षेत्र होगा, कहीं पठारी क्षेत्र होगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्रमागत रूप से इन सारी भौगोलिक स्थलाकृतियों की चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। यदि हम लोग इस फिगर में देखें तो आप लोग देखिएगा उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में एक शब्द लिखा है जिसका नाम है शिवालिक। दरअसल जो शिवालिक है, यह शिवालिक एक आपकी पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का ही भाग है। यदि हिमालय को हम क्रमागत रूप से विभाजित करते हैं तो आपका एक ट्रांस हिमालय आता है, एक आपका महान हिमालय आता है, एक आपका लघु हिमालय आता है, एक आपका शिवालिक आता है। शिवालिक की बात की जाए तो यह हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है और सबसे नवीन पर्वत श्रेणी भी है और इसमें सबसे कम ऊंचाई के पर्वत पाए जाते हैं। शिवालिक एक सतत पर्वत श्रेणी नहीं है, इसके बीच में आपके गैप होते हैं, निचले स्थान होते हैं जिनको हम लोग दून के नाम से जानते हैं। यदि आपको जानकारी होगी, उत्तराखंड में स्थित जैसे आपका देहरादून हो या पाटलिपुत्र हो आदि शहर आपके शिवालिक के निचले स्थानों पर ही स्थित हैं। यदि शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कि हिमालय की किस पर्वत श्रेणी का विस्तार उत्तर प्रदेश में किसका है, आपका शिवालिक। और यह शिवालिक पर्वत श्रेणी उत्तर प्रदेश के उत्तर में पाई जाती है। जैसे शिवालिक पर्वत श्रेणी के थोड़ा दक्षिण में बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको भाबर क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। दरअसल जो भाबर क्षेत्र है ये एक पथरीला क्षेत्र है और यह नदियों के द्वारा जो अपर्दन किया जाता है आपके हिमालयी क्षेत्र में, तो उस अपर्दित पदार्थों को इकट्ठा करने से ही आपके भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। दरअसल जब आपकी हिमालयी नदियाँ हिमालयी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं तो ढाल अधिक हो जाने के कारण यहाँ पर अपर्दन और कटाव की मात्रा अधिक होती है और ऐसे कटाव वाले जो पदार्थ होते हैं जब उसके तलहटी पर पहुँचते हैं तो नदी के पास ढाल की मात्रा कम हो जाने का उसकी तीव्रता में कमी आती है और इस कारण से कंकरीले मैदानों को वहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं और ऐसे कंकरीलों मैदानों जो मैदान क्रिएट होता है उसे हम लोग भाबर कहते हैं। भाबर की विशेषता यह है, यहाँ पर जो आपके आने वाली जो हिमालयी नदियाँ होती हैं ऊपर दिखाई नहीं हो देती हैं, अर्थात यहाँ पर जो हिमालयी नदियाँ होती हैं लुप्त हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र की विशेषता यह आपके पश्चिम की ओर आपका अधिक चौड़ा है और जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। अर्थात जो बिजनौर साइड आपका जो जिला पर जो चीज़ें पड़ेंगी या मुजफ्फरनगर साइड जो आपका भाबर क्षेत्र पड़ेगा वहाँ पर चौड़ाई अधिक होगी और आपका जो शामली साइड या बात करें श्रावस्ती साइड या महाराजपुर साइड जो आपका भाबर क्षेत्र पड़ेगा वहाँ पर चौड़ाई आपकी कम होगी। यदि भाबर क्षेत्र के थोड़ा दक्षिण में चलते हैं तो एक आपको दलदली क्षेत्र दिखाई पड़ेगा, उसका नाम क्या है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र एक दलदली क्षेत्र है और इसी कारण से यहाँ पर जो है मार्स गैस उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ को जो जीव आपके अवघटित होते हैं तो अवघटित होने के कारण यहाँ मार्स गैस उत्पन्न होती है। इसी कारण जो तराई क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र आपका कृषि दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण होता है लेकिन मानव स्वास्थ्य के कारण हानिकारक होता है, क्योंकि जो मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस आपके सांस नाल के माध्यम से मानव के फेफड़े पर पहुंचती है और रक्त के साथ घुलकर कुछ क्या करती है, आपके मानव शरीर को हानियाँ पहुंचाती हैं।
वहीं पर इस क्षेत्र में आपकी पानी की उचित उपलब्धता और जीवाश्म की मात्रा अधिक हो जाने के कारण यह क्षेत्र कृषि उत्पादन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तराई क्षेत्र आपके भाबर क्षेत्र के जस्ट अपोजिट होता है। यह पूर्व की ओर अधिक चौड़ा होता है और पश्चिम की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। अर्थात जो आपका महाराजगंज वाला जो ज़िला पड़ेगा या आपका श्रावस्ती जो साइड पड़ेगा, यहाँ पर तराई क्षेत्र की चौड़ाई अधिक होगी और आपके जो आपका मुजफ्फरनगर या बात करें बिजनौर वाला जो इलाका होगा, यहाँ पर इसकी चौड़ाई कम होगी। तो याद रखिएगा कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर तराई की जो चौड़ाई होती है कम होती जाती है। ये तराई के थोड़ा सा दक्षिण में चलेंगे तो एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है जलोढ़ का मैदान। जलोढ़ का मैदान उत्तर प्रदेश का सबसे बृहद क्षेत्र है और दरअसल ये आपके जलोढ़ मिट्टी से बना है, इसी कारण से जलोढ़ का मैदान कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी आपके हिमालयी नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए थे, इन अवसादों से निर्मित हुई है। अवसाद का तात्पर्य ये होता है कि जो नदी अपने द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ लाती है, इन अवशिष्ट पदार्थों के संग्रह से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें अवसाद पदार्थ कहते हैं और इन्हीं से आपकी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। अर्थात जो जलोढ़ मृदा है ये जलयोजित होती है या हिमालयी नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं इससे निर्मित होती है। जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा के दो भाग हो जाते हैं, एक आपका खादर, एक आपका बांगर। दरअसल जो जलोढ़ मृदा होती है नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है। खादर का तात्पर्य ये होता है ऐसी जलोढ़ मृदा जो नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पाई जाती है, उसे हम लोग खादर मृदा के नाम से जानते हैं। अर्थात यहाँ को इस मृदा का नवीनीकरण होता रहेगा जैसे जैसे बाढ़ का पानी आएगा और बाढ़ के पानी के साथ जैसे नवीनीकरण होगा इसका उपजाऊपन बढ़ेगा। अर्थात जो जलोढ़ मृदा में जो खादर मृदा होती है सबसे उपजाऊ होती है। वहीं बांगर मृदा की बात करें जो आपके गैर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है उसे बांगर कहते हैं। अर्थात ये नदियों से दूर वाले क्षेत्र में पाई जाएगी और इस कारण बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा और इस कारण से यह जो मृदा होती है खादर मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। बांगर मृदा में कुछ आपके कंकरीले पत्थर पाए जाते हैं। यह कंकरीले पत्थर आपके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। यदि उत्तर प्रदेश के और थोड़ा दक्षिण में जाएं तो एक पठार प्राप्त होता है और इस पठार का नाम है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार ये माना जाता है ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम भूभाग है और ये कहा जाता है जब भारत आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा था उस समय भी आपका बुंदेलखंड का पठार स्थित था। यह बुंदेलखंड का पठार आपके नीच से बना है और यदि इसका बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था ये माना जाता है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग का तात्पर्य होगा कि उस अवधि को कहा जाता है जब पृथ्वी पर किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी और इसी कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके जीवाश्म ईंधन नहीं पाए जाते हैं क्योंकि जीवाश्म ईंधनों का निर्माण आपके जीवों के अवशेषों से हुआ है। बुंदेलखंड क्षेत्र एक कठोर क्षेत्र है और एक यदि बात करें तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पहाड़ी भी पाई जाती है, उसका नाम विंध्य पर्वत श्रेणी और जो विंध्य पर्वत श्रेणी है यह बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तारित है और वहीं पर जब उत्तर प्रदेश के पूर्व में चले जाते हैं जैसे मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िला है, यहाँ पर आपकी जो विंध्य पर्वत श्रेणी होती है इसे हम लोग कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछेगा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में किस पहाड़ी का विस्तार है, विंध्य पर्वत श्रेणी या पूर्व में कैमूर की पहाड़ियों कैसे नाम जानते हैं, यह हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रेणी। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं और अगली आने वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे।